हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, इस चैप्टर की मेन खासियत ये है, बहुत से बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता। इसमें मेन खासियत ये है कि यूरोप पहले बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बहुत छोटे छोटे गाँव कस्बों ऐसे में बटा हुआ था। ठीक है, तो इस यूरोप का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये ऐसे जो देश हैं उसके अंदर बने, उसकी ये सारी कहानी इसमें डिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा और राज्य के सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। तो यहाँ पे आज हम जर्मन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जर्मन काफ़ी सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, जो उसका एकीकरण हुआ। तो जर्मन का एकीकरण जो था, इसकी प्रक्रिया जो थी ये 1866 से लेकर 1871 तक चली थी। एकीकरण का बीड़ा किसने उठाया था? प्रशा ने। देखो, जर्मनी पहले जो था ये दो भागों में विभक्त था, एक था ऑस्ट्रिया और एक था प्रशा। मैं इसकी फ़ोटो भी दिखा देती हूँ आपको। पहले जर्मनी जो था ये प्रशा, ये ऊपर वाला भाग प्रशा कहलाता था, और ये ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया वाले जितने भी लोग थे ये ज़्यादातर रूढ़िवादी विचारधारा के थे। इनका मकसद ये था कि राजतंत्र सदैव जो है वो इसके अंदर बना रहे। लेकिन प्रशा जो था ना, वो थोड़ा सा लिबरल टाइप का था, और इनका मत ये था कि प्रशा के अंदर लोकतंत्र या जो जनता को है वो लिबरल कर लेना है, मतलब इनको इनकी स्वतंत्रता और हर तरीके की स्वतंत्रता इनको प्रदान करनी है। ठीक है, तो ये जर्मनी का एकीकरण चाहते थे कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो जर्मनी में शामिल हो जाए, और ऑस्ट्रिया वाले ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे राजतंत्र सदैव कायम रहे और हमारी ही लोग सुने, और हम जो बिल पास कर दे वो उस पर लोग चुपचाप रहे, कुछ भी बोलने का अधिकार उनको ना हो। ठीक है, तो प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण का मुख्य भूमिका अदा की थी। तो इसमें जो प्रधानमंत्री थे, इनके जो राजा थे प्रशा के, वो थे विलियम वन। ठीक है, तो विलियम के जो प्रधानमंत्री थे वो थे बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि विलियम जो था वो राजा था, और इसका प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। तो यहाँ पर जो 1871 में जब जर्मनी को जीत लिया गया, कुल मिला के सब सारा जो राज्य था, प्रशा, ऑस्ट्रिया मिला के ये सब, तो उन सबको जब जीत लिया गया, कुछ राज्य फ्रांस से भी लिए गए, और उन सबको एक करके फिर जर्मनी का निर्माण हुआ, और 1871 में उसके राजा बने विलियम। जर्मनी का एकीकरण ने यूरोप में पर्शिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बैंकिंग नहीं हुआ करता था, और जो करेंसी चलती थी वो सारे सोने के सिक्कों की चलती थी। इन सब चीज़ों पर इन्होंने आधुनिकीकरण पे जोर दिया। इन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया कि महिलाओं को भी पढ़ाना है, और चर्च का जो वहाँ पर कहते हैं ना कि चर्च का जो राज चलता था उसको इन्होंने साइड कर दिया कि नहीं, चर्च का कोई राज नहीं चलेगा, चर्च राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो राजनीतिक मामलों से चर्च को दूर कर दिया गया। तो इस तरीके के कुछ लिबरल वहाँ पे आइडियाज़ जो थे, जो फ्रांसीसी क्रांति में जन्मे थे, स्वतंत्रता, समानता, फ्रेटर्निटी, वो सब यहाँ पर भी लागू किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण जो था ये 1859 से लेकर 1870 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये पूरे 11 साल में जाके इटली पूरा बिल्डअप हुआ था। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेप्पे मेस्सीनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था।
एक्चुअली क्या था, ये जूसेपे मैत्सिनी जो था ये बहुत ही इटली के जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके अंदर कहते हैं ना कि एक कवि और ऐसी विचारधारा था वाला था कि जिसको फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे वो काफ़ी पसंद आते थे, और ये चाहता था कि यहाँ से जो है राजतंत्र ख़त्म हो जाए और लोगों को अपना शासन मिले इटली के अंदर। और वो इटली को इतने सारे टुकड़ों में बटा हुआ देखकर काफ़ी बुरा महसूस करता था। पहले इटली जैसे कि हम जानते हैं कि 7 राज्यों में विभाजित था, तो वो चाहता था कि अब इटली पूरा का पूरा एक बन जाए। तो उन्होंने अपने मैत्सिनी ने काफ़ी सारे अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं क्लब्स बनाए थे, और वहाँ पर काफ़ी सारे जो युवा वर्ग था उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जो कॉलेज वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं उनको, और उनको स्वतंत्रता समानता ऐसे विचारधाराओं के बारे में अवगत कराना शुरू किया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे विद्रोह भी किए थे सरकार के खिलाफ जो कि असफल रहे। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीति संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये पहली बार नाम सुन रहे होगे, सार्डिनिया पीडमोंट, ये एक राज्य था। अभी मैं मैप में दिखा देती हूँ। 1869 में फ्रांस ने सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीति संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। इसको आगे ब्रीड कर लेते हैं। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब देखो थोड़ी सी इटली की कहानी समझ लो। तो अपनी आज़ादी से पहले इटली कुछ इस तरीके से दिखा होता था। ये पीडमोंट राज्य था, इसी ने बीड़ा उठाया था कि मैं यहाँ जो इटली है इसको एक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो था ये नेपल्स और सिसिली का राज्य था। यहाँ पर रोम जो था ये पोप के अंडर था। पोप जो होता है सबसे बड़ा पादरी होता है, सबसे बड़े पादरी होते हैं चर्च के। ठीक है, तो ये पोप का यहाँ पर शासन चला करता था और पूरे चर्च का शासन पूरे रोम पर चला करता था। ये टस्कनी जो था ये अलग राज्य था, सर्डिनिया अलग राज्य था। ये सारे मतलब कुल मिला के 7 राज्यों में डिवाइडेड था। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो पीडमोंट था इसने ही इटली को फिर धीरे धीरे एक करना स्टार्ट किया। ठीक है, नीचे तक। और फिर 1861 में इमैनुअल द्वितीय जो कि कहाँ के राजा थे, ये थे इटली पीडमोंट के राजा थे ये। ठीक है, तो उन्होंने इसको एक कर दिया था। ठीक है, पूरे इटली को इमैनुअल द्वितीय ने। और इसमें जो मेन भूमिका थी वो किसने निभाई थी, एक तो गैरिबाल्डी ने निभाई थी और एक काउंट फैमिली कैमिलो दे कावूर। देखो एम्यूनल जो थे ये इटली के राजा थे, जो पीडमोंट के राजा थे, फिर बाद में इटली के राजा बने। तो ये 1861 में हुआ था। ठीक है, लेकिन उनके एक बहुत अच्छे मंत्री थे जो कि काउंट कैमिलो दे कावूर। आप बस इनको कावूर के नाम से याद रखो, मेन कावूर नाम था इनका। यह सार्डिनिया पीडमोंट के प्रमुख मंत्री था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि यह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी थे, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण हो सका। देखो ये जो ऑस्ट्रिया था ना, इसने ना तो इटली को एक होने दिया था, ना ही ये जर्मनी को एक होने देना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही कंजर्वेटिव विचारधारा वाला एक देश था। लेकिन फिर भी ये चाहता था कि इस तरीके से, तो यहाँ पर कावूर ने इटली को एक करने की कोशिश की थी ऑस्ट्रिया को हराकर। ऐसे ही जर्मन राज्य जो था उसके अंदर किसने हराया था, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जूसेपे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जो थे ये सेनापति थे। ठीक है, इटली के पीडमोंट राज्य के। ठीक है, तो वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। इसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था, यानी कि सेनापति बन गए थे ये। और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली का राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। एक बार मैप में वापस चलते हैं, तो मैप के अंदर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पीडमोंट राज्य था ना, यहाँ से ये जो क्या था गैरिबाल्डी,
इसने काफ़ी सारी शिप में सेना भरी, जो कि पीडमोंट राज्य ने इनको सपोर्ट किया था। फिर वो ये यहाँ से शिप लेकर कहाँ आए थे, यहाँ पर सिसिली आए थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़कर इस राज्य को भी जीत लिया और सिसिली को भी जीत लिया। और जब सिसिली को जीत लिया, फिर इन्होंने ये वाला जो किंगडम, ये जो पीला पीला हो रखा है, ये सारा इसमें मिला दिया पीडमोंट ने, ठीक है। यहाँ पे जो रोम का शासन चलता था उसको भी फिर ये जो सेना थी इन्होंने आकर घेर लिया। और पोप को जो था वो बोला गया कि आप अपना जो है रोम यहाँ से ले लीजिए, रोम में आप अपना जो है स्थापित कर लीजिए वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में सारे पादरी रहते हैं, जितने भी चर्च के जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सारे यहाँ पे रोम में वेटिकन सिटी द्वारा ही यहाँ से संचालित होते हैं आज भी, ठीक है। और जितनी भी नन्स होती हैं, जितने भी पादरी होते हैं, सब रोम में वेटिकन सिटी के अंदर रहते हैं। तो उनको वेटिकन सिटी दे दी गई रोम के अंदर कि आप यहाँ से अपना शासन चलाइए चर्च का, जितने भी आपको समन्स भेजने हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करने हैं चर्च के, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन रोम पर फिर वापस से इटली का कब्जा हो गया। फिर इन्होंने ये जो यहाँ पर रेफरेंडम कराया था टस्करी में यहाँ पे लोगों से पूछा गया कि आप इटली के साथ शामिल होना चाहेंगे, पीडमोंट राज्य के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से इटली जो था यहाँ पे पूरे तरीके से हो गया था एक। तो कई चुनाव हुए, कहीं ज़बरदस्ती इन्होंने जो है इन्वेजन करके लिया, कहीं इन्होंने लड़ाई करके जीता राज्य। तो इस तरीके से इटली को इन सब ने एक कर दिया था। किसने? राजा इमैनुअल के जो मंत्री थे उन्होंने, यानी कि कावूर ने, ठीक है। तो दिमाग इनका चल रहा था, सारी जो जितनी भी प्लानिंग थी इटली को एक करने की वो इन्होंने करी थी। और मेन जो लड़ने वाले सेनापति थे वो थे गैरिबॉल्डी। और इनके पीछे जो जनता को प्रेरित कर रहे थे अपनी कविताओं वगैरह से और क्लब्स वगैरह बना के जो सबको शिक्षित कर रहे थे, वो थे जूसेपे मत्सिनी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ था। इटली के एकीकरण पर निबंध लिखिए। तो मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है, बाकी आप निबंध में ये वाले हिंट्स जो है इस तरीके से इनको यूज़ करके आप पूरा लिख सकते हैं। पहले आप ये वाला लिखोगे, फिर ये वाला, फिर ये नीचे वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरी जो निबंध है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर पूरा, ये पूरा का पूरा आंसर आएगा। निबंध का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, मतलब इसका पूरा का पूरा लिखना है कि पहले इटली क्या था, फिर उसके बाद किसने इसका बीड़ा उठाया और कैसे इसको जीता, इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा का पूरा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इतना बड़ा। और इतने बड़े बड़े आंसर लिखने की अब आदत डाल लो बेटा। आप छोटी क्लास नहीं हो, 10th क्लास हो, तो अगर इतने बड़ा आंसर लिखोगे तो ही पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 5 में से 1 या 2 नंबर कमा के आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि 10th जो एकमात्र ऐसी क्लास होती है जिसमें परसेंटेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपको साइंस या फिर कॉमर्स लेनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था? तो एकीकृत जर्मनी का राजा था यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा सेकंड का, ठीक है। अच्छा, इमैनुअल द्वितीय, ठीक है, ये थे राजा इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट है, एक मिनट, जर्मनी का पूछा हुआ है यहाँ पे, सॉरी मैंने इटली का बता दिया। तो एकीकृत जो जर्मनी के राजा थे वो ये वाला आएगा, एक मिनट, ये वाला भी नहीं है, विलियम प्रथम। तो ये विलियम प्रथम जो थे ये एकीकृत जर्मनी के राजा थे। तो यहाँ पे आप सेकंड का आंसर ये वाला लिखेंगे। सॉरी मैंने गलत बता दिया, मैंने इटली का बता दिया। ये इटली का जो है ये इटली का है और ये जर्मनी का है। हमें जर्मनी का पूछा तो हम विलियम प्रथम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएँ आप यहाँ से उतार लेंगे, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? तो फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। 1815 के बाद से यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से दूर होता चला गया, क्योंकि नेपोलियन के जाने के बाद से यूरोप के अंदर रूढ़िवादियों का शासन हो गया था, जिन्होंने वियना कांग्रेस 1815 के बाद पूरे यूरोप पर शासन किया। परंतु जूसेपे मत्सिनी, इसको हिंदी में लिख लेना क्योंकि मेरे से हिंदी में लिखा नहीं जा रहा था, द्वारा चलाए गए क्लबों से लोगों के राष्ट्रवाद की भावना को थोड़ा बहुत असर रहा। 1818
1848 के बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद कारण और उसके अंदर राजतंत्र में लोगों को एक्चुअली यहाँ पे क भी लगेगा, को थोड़ी बहुत रियायतें मिली थी। उसके कारण लोगों को लोकतंत्र की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए लोकतंत्र का विचार बहुत नया था जो 20वीं सदी में पूरा हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे लोकतंत्र जैसी चीज़ जो थी ये बहुत नई चीज़ थी कि राजा को हटा के हम लोगों का शासन हो। और वैसे भी फ्रांसीसी क्रांति में जो लोकतंत्र का विचार था वो फेल हो गया था एक तरीके से। तो यहाँ पर इसलिए जो राजा थे वो थोड़े बहुत लिबरल हो गए थे और उन्होंने लोकतंत्र में होने वाली जो स्वतंत्रताएं थी, जो रियायतें थी, वो उनको वैसे ही देनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण लोगों को लोकतंत्र की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। इसलिए वो लोकतंत्र जैसी विचारधारा से दूर होते चले गए थे। तो फोर्थ का आंसर आप इस तरीके से लिखोगे। तो आपकी ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है 10th की। थैंक यू।